गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ डॉक्टर अजय सिंह और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हमारा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन, तो जैसे कि टर्मिनोलॉजी कहती है इवोल्यूशन, इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? क्या किसी को कोई अंदाजा है क्या कि हिंदी में इसे क्या कहते हैं? नहीं अंदाजा? चलो मैं आपको बताता हूँ। इवोल्यूशन को हिंदी में वैसे हम कहते हैं विकास। विकास कईयों का नाम भी हो सकता है, बताइए किसी का है क्या? चलो कोई नहीं। इवोल्यूशन होता है तो विकास यानी ग्रोथ, ठीक है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें जो एनसीईआरटी हमसे कहती है तो इसका मतलब क्या होता है? इवोल्यूशन। तो यहां लिखेंगे हम इट कैन बी डिफाइंड एज ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन in simple life forms that turn into complex life form over million of years। तो जैसे कि हमें समझ में आता है कि इवोल्यूशन की डेफिनेशन होती है इट कैन बी डिफाइंड एज द ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल लाइफ फॉर्म दैट टर्न इनटू कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म ओवर मिलियन ईयर्स। मतलब लाखों सालों के अंदर, लाखों करोड़ों सालों के अंदर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एक सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर धीरे 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 ग्रेजुअल चेंजेस आते चले जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, और हमें बाद में जाके पता चलता है कि ये तो ओरिजिनल वाली जो उसकी सिंपल वाली जो लाइफ फॉर्म थी उससे और कॉम्प्लेक्स में बहुत ज्यादा गैप और डिफरेंस आ गया, चेंजेस हो के। तो कहने का मतलब ये है कि सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स तक तो पहुंचा, पर कैसे पहुंचा? ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके चेंजेस होते चले गए और आगे होते चेंज की वजह से वो एक कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म में तब्दील हो गया। इस तब्दील होने के प्रोसेस को ही इवोल्यूशन कहते हैं। हम उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगली हमारी डेफिनेशन आ जाती है यहाँ पर इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, ठीक है। इससे हम क्या समझते हैं? इट इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ, देखेंगे यहाँ पर हमारे साथ, इट इज द study of history of living organism, ठीक है। इस नोन एज इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का कुछ नहीं है, हिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रही इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है। जैसे हमने इवोल्यूशन समझा, हमने इवोल्यूशनरी बायोलॉजी समझा। अब क्या होता है? इवोल्यूशन हमें टर्मिनोलॉजी समझ में आ गया, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी हमें समझ में आ गया। इसके बाद हम क्या समझते हैं? चलो समझते हैं। आपने कभी, आपके दिमाग में ऐसा कभी सवाल आया होगा कि जो यूनिवर्स है हमारा, जो ब्रह्मांड है, ठीक है, वो किस तरीके से बना है? क्या कभी किसी ने सोचा है क्या? है? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही वही है। नेक्स्ट टॉपिक ही हमारा वो है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हमारा लिखेंगे जिसका नाम है ओरिजिन। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, या हम इसे कह सकते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो कुछ हिंदी में लिखे पड़े हैं, अगर विकास इससे समझते हैं तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी को भी मैं यहाँ हिंदी में मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। तो यहाँ लिखेंगे हमको विकासीय जीव विज्ञान, ठीक है। ये हो गई इसकी हिंदी टर्मिनोलॉजी। इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास, और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स होगा हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ठीक है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या कभी किसी ने सोचा है? वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारा जो यूनिवर्स है वो असलियत में 20 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। तो ये तो होगी उसकी एज। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं एज ऑफ
यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की एज क्या है, तो वो है हमारी 20 बिलियन ईयर्स। 20 बिलियन का मतलब क्या होता है, 2000 करोड़ साल पुराना हमारा यूनिवर्स है। तो मैं यहाँ पर स्लैश लिख देता हूँ, 2000 करोड़। काफी लंबा टाइम हो गया जी हाँ बिल्कुल। और क्या समझ में आता है, देखो यूनिवर्स की तो ये हो गई एज, लेकिन अगर मैं बात करूं कि ओरिजिन इस चीज का कैसे हुआ है, ठीक है, तो हमारे एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम है लेमेट्री, ठीक है। तो लेमेट्री ने दी थी यहाँ पर साइंटिस्ट नोन एज लेमेट्री, जिन्होंने यहाँ पर दी थी बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, बिग बैंग का सिद्धांत कह सकते हैं हम इस चीज को। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की अब हम बात करते हैं, तो हम इससे क्या समझते हैं, तो अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, तो बिग बैंग थ्योरी यही कहना चाहती है कि जो ब्रह्मांड है, जो उसका ओरिजिन है, जो उसकी उत्पत्ति हुई है, वो एक बहुत ही बड़े अनइमेजिनेबल धमाके, मतलब अकल्पनीय, अविश्वसनीय धमाके से हुई है। तो यहां पर मैं लिखूंगा इसको, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, universe is originated from unimaginary explosion that caused expansion of matter, that caused expansion of matter throughout space, तो इससे हमें क्या समझ में आया, क्या हुआ बिग बैंग थ्योरी के अंदर, क्या हुआ, इन्होंने बताया है कि जो यूनिवर्स है, जो उसकी उत्पत्ति है, जो उसका ओरिजिन है, उसके बारे में समझाने की कोशिश की, वो एक धमाके से शुरू हुई है। यानी पहले कहते थे कि बहुत बड़ा धमाका हुआ और जो मैटर था उसके चिथड़े उड़ गए, और वो चिथड़े उड़ के स्पेस के अंदर फैलते चले गए, और कहते हैं कि आज भी फैलता ही जा रहा है। तो यूनिवर्स, लाइट की स्पीड अगर आपको पता होगी, थोड़ा फिजिक्स वाली बात हो जाएगी, तो 3 × 10⁶ मीटर पर सेकंड होगी। तो इससे भी तेज रफ्तार से भी ज्यादा है ना, जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड होता जा रहा है, कितनी तेजी से, तो कितना गतिशील है। तो बिग बैंग थ्योरी कहना चाहती है कि यूनिवर्स ओरिजिनेट हुआ है एक अनइमेजिनरी, आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते उस तरह का एक्सप्लोजन, दैट कॉज एक्सपेंशन ऑफ मैटर थ्रू आउट स्पेस, स्पेस का फैलता ही जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ, जो वो मैटर था, ठीक है, वो हाईली टेम्परेचर वाला मैटर था, एक्सप्लोजन हुआ, गर्म ही होगा, सो दैट मैटर कंडेंस्ड। अब इस मैटर के अंदर क्या क्या आ जाता है, जो भी स्पेस के अंदर आपको दिखता है, डस्ट पार्टिकल हो गया, जो भी चीजें आपको स्पेस में दिखती है, डस्ट पार्टिकल जिससे प्लैनेट्स वगैरह सब कुछ बने हैं, जैसे प्लैनेट्स हो गए, डस्ट पार्टिकल हो गए, वो सारे प्लैनेट्स तो वैसे बाद में बनेंगे, पर अभी प्लैनेट बने नहीं है, तो इसलिए हम मैटर की बात कर लेते हैं। सो दैट मैटर कंडेंस्ड एंड cooled due to influence of gravitation, तो ग्रेविटेशन के संपर्क में आते ही वो जो मैटर था वो कंडेंस होने लगे। आपको पता है ना, गुरुत्वाकर्षण आप समझते हैं, हम धरती से चिपके हुए हैं, तो उसकी वजह से वो मैटर जो है वो कंडेंस होने लग गया और धीरे धीरे कूल डाउन होने लग गया ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। सो दैट फॉर्म आवर गैलेक्सीज। अब किसी को अगर सवाल है कि भाई गैलेक्सीज क्या होती है, आपने सुना होगा कभी कि हमारी धरती किसमें है, आकाशगंगा, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर, तो गैलेक्सी को हम बोलते हैं हिंदी में मिल्की वे गैलेक्सी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यूनिवर्स में क्या क्या प्रेजेंट है,
यूनिवर्स में क्या क्या प्रेजेंट है, जैसे आपके स्टार्स हो गए, डस्ट पार्टिकल, एस्ट्रॉइड, मीटरॉइड, या इस तरीके की सेलेस्टियल बॉडी जो आपने कभी फिजिक्स में पढ़ी होगी, अदर प्लेनेट हो गए, सूर्य हो गया, स्टार्स हो गए, इतनी सारी चीजें जो है हमारी जो है यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट करती हैं। तो ओरिजिन हो गया हमारे यूनिवर्स का, और अब ये क्या हो रहा है, फैलता जा रहा है, क्योंकि एक्सप्लोजन था तो ये आज भी फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, और हमारी धरती कहीं उसके बीच में। तो खूब सारी गैलेक्सीज बनी, और गैलेक्सीज बनने की वजह से उसके अंदर कुछ प्लैनेट्स बने, और प्लैनेट सोलर सिस्टम, तो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम समझने की कोशिश करते हैं, आगे क्या समझना होगा फिर, ओरिजिन ऑफ अर्थ। अब धरती कैसे बनी, चलो आइए जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम खींचेंगे एक लाइन, क्योंकि ये हो गया यहाँ पर खत्म। अगला टॉपिक आएगा हमारे पास ओरिजिन ऑफ अर्थ। देखो, आप सबको पता है एक्सप्लोजन से हुआ है, ठीक है, बहुत सारी चट्टानें दूर दूर तक चली गई, फैलाव हो गया, बहुत ज्यादा जो है मैटर वो फैल चुका है। इसी तरीके से कई सारा मैटर फैला, बड़ी बड़ी चट्टानें फैली इस तरीके से, और चट्टान फैलने की वजह से चट्टानें फैली। अब वो शुरुआत में तो होती थी गर्म, आग बबूला हो रही थी बिल्कुल ही। तो हम कहते हैं कि ओरिजिन जो धरती थी, हम इसको अर्ली अर्थ कहेंगे, यानी पहले की धरती, आज जैसी नहीं। जैसे आज तो सब कुछ ठंडा है, हम क्लास में पढ़ रहे हैं, एसी चल रहा है वगैरह सब कुछ। हम देखेंगे कि ओरिजिन ऑफ अर्थ जो शुरुआती थी उसको हम अर्ली अर्थ बोलेंगे। तो अर्ली अर्थ कैसी थी, तो पहला पॉइंट यहाँ पर आएगा, टेम्परेचर ऑफ अर्ली अर्थ वाज वेरी हाई। टेम्परेचर ऑफ अर्ली अर्थ was very high, was very high। क्या था, लगभग कह सकते हैं 800 सेंटीग्रेड कह सकते हैं अपन इसको। दूसरी चीज रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, ऑक्सीजन तो थी नहीं शुरुआत के अंदर, ठीक है, तो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। तो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट हो गया, was present ठीक है। और क्या था, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह प्रेजेंट थे, ठीक है। पहली चीज क्या है, यहाँ पर कुछ हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, जैसे कि अमोनिया, मीथेन, ठीक है। तो अमोनिया, मीथेन और कुछ वाटर वेपर, तो ये सभी प्रेजेंट थे। पर ये आए कहां से, देखो धरती बहुत ज्यादा गर्म है, ठीक है, आप इस चीज को ऐसे कहते हैं आग बबूला, एकदम 800 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है मैंने, तो आग बबूला है, ठीक है। तो जो मोल्टन मास, मोल्टन आप समझते होंगे, थोड़ा सा मतलब लावा को कहते हैं, पिघला हुआ लावा कहते हैं मोल्टन। तो जो मास है धरती का वो मोल्टन था। तो मोल्टन मास के अंदर से कुछ गैसेस रिलीज होती थी। सो थर्ड पॉइंट आ गया यहाँ पर, मोल्टन मास ऑफ अर्थ रिलीजेस, या रिलीज्ड कह सकते हो, रिलीज्ड मॉलिक्यूल सच एज, मॉलिक्यूल या गैसेस कर सकते हैं हम, मॉलिक्यूल सच एज, कौन कौन से, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूंगा, CH4 मीथेन, NH3 अमोनिया, आपने समझ से लिख सकते हैं, और H2O या गैस लिख देता हूं, क्योंकि गर्म है, लिक्विड स्टेट में तो प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो आपको यहां तक आ गया समझ में। अब क्या होता है, ये जो कंपाउंड्स थे हमारे सारे के सारे, ये बनने लग गए थे, क्योंकि रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट है, ठीक है, इतनी ज्यादा गर्म है, मोल्टन मास में से ये सब निकल रहा है। आगे क्या हुआ, आइए जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपने ये सेक्शन लिख किया होगा, तो मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। ठीक है, अब मोल्टन मास में से वो सब कंपाउंड निकलने लगे हैं। अब क्या होता है, अब होता है इतनी गर्मी की वजह से ना, जो H2O है वहां पर, तो H2O, सो यहां पर मैं अगला मेंशन कर देता हूं कि H2O या वाटर वेपर कर लेता हूं, क्योंकि वेपर के फॉर्म में है, क्योंकि गर्मी बहुत है ना, तो वाटर वेपर starts to dissociate into H2 and O2। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बिल्कुल अलग होते जा रहे हैं। अब हाइड्रोजन तो पतली हल्की है, इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है, तो ये तो लिबरेट हो गई, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर आ गई। तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, ऑक्सीजन O2 started combining with other gases like CH4 and ammonia। तो इस तरीके की गैस सोर्सेस
जो है वो रिएक्ट करने लग गई, और इन रिएक्शन के दौरान उसके अंदर कुछ वापस से है ना O2 निकल H2O प्रोड्यूस होने लग गया एंड स्टार्टेड कंबाइनिंग विद एंड स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग H2O अगेन। इस तरीके से अर्थ जो है हमारी ठंडी होने लग गई। तो अर्थ स्टार्टेड टू कूल डाउन, ठंडी होने लगी धरती, और ओजोन का फॉर्मेशन होने लग गया। ठीक है, तो ओजोन का फॉर्मेशन होने लग गया। तो यहां पर देखेंगे हम ओजोन फॉर्मेशन स्टार्टेड एंड यहां लिख देता हूं ओजोन formation started and after that अब ओजोन बनने की वजह से जो है जो बारिश होने लगी एंड आफ्टर दैट रेन फॉल एंड तो जो बारिश है वो होने लग गई। अब बारिश होने की वजह से क्या हुआ, देखो सिंपल सी बात है, बारिश होने की वजह से जो डिप्रेशन है धरती के, सो डिप्रेशन स्टार्टेड फिलिंग एंड फॉर्म ओशियंस। ठीक है, इस तरीके से ओशन वगैरह हमारे फॉर्म हो गए। आपको आगे समझ में? तो इस तरीके से हमारा जो है ओरिजिन ऑफ अर्थ कंप्लीट होता है। तो अब क्या हुआ, अब अगला सवाल क्या है, तो लाइफ कैसे आई? कॉमन सेंस वाली बात है ना, यूनिवर्स बना दिया, धरती बना दी, तो लाइफ कैसे आई? लाइफ तो बताओ सर, जरूर बताएंगे, अवश्य बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम हटाते हैं इस चीज को। उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा इस तरीके से। तो लाइफ कैसे फॉर्म हुई, लाइफ को लेकर के है ना कई सारी थ्योरीज वगैरह दी गई है। ठीक है, और हाँ एक चीज यहाँ पे पॉइंट में मेंशन करना भूल गया, आप यहाँ पे चाहे तो मेंशन कर सकते हैं। जैसे ओरिजिन ऑफ अर्थ है ना, तो यहाँ पर एक पॉइंट है, तो अर्थ को बने हुए टाइम हो गया लगभग, एज ऑफ अर्थ इज 4.5 बिलियन। क्या कहें मतलब 450 करोड़, 450 करोड़। कितना ज्यादा टाइम लगता है मुझे धरती बनने में, तो धरती बनने में आज हमें इतना टाइम हो गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे अगला जो है हमारा थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, तो अब मैं इस चीज को डिक्टेट करूंगा, थोड़ी थोड़ी थ्योरी, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर मैं समझता हूं कि इसको जानना बहुत जरूरी है। तो पहली थ्योरी आती है हमारे यहाँ पर, तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। आगे लिखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, प्लीज राइट इट डाउन। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी the origin of life is due to the divine act of God. The divine act of God. मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। The origin of life is due to the divine act of God. ठीक है, तो ये थी पहली थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर ये कहा जा रहा है कि भाई जितने जो जीवन है, जो लाइफ फॉर्म जन्म है धरती के ऊपर, वो सब भगवान की शक्ति से बने हैं, ऐसे कहते हैं। ठीक है, अब वैसे तो मैं मानता हूं कि हाँ यही सत्य है, अटल सत्य तो यही है। ठीक है, लेकिन इस चीज को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए बिल्कुल भी। कैसे नहीं कर पाए बिल्कुल भी, कैसे बताओगे? कोई बता सकता है कि भाई कैसे नहीं बता पाए? तो इसको इतना इररिलेवेंट नहीं माना गया, क्योंकि साइंस इन सब चीजों की बात नहीं करता। अगली आ जाती है हमारे पास थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिक या कॉस्मोजोइक थ्योरी। क्या कहना चाहते हैं? जो अर्ली ग्रीक फिलोसोफर थिंकर होते थे ना, जो ग्रीक होते थे मतलब यूनान की सभ्यता वाले, उन्होंने पहले दिमाग लगाने की कोशिश करी कि यार धरती पर
जो है लाइफ और माई कैसे होंगे, ठीक है। तो इट्स अकॉर्डिंग टू दिस पैंसपर्मिक थ्योरी और कॉस्मोसॉइड थ्योरी, अर्ली ग्रीक थिंकर यूज्ड टू से दैट द लाइफ came from space as panspermic or in the form of spore upon this earth, ठीक है। यानी ये कहना चाहते हैं कि पैंसपर्मिक या स्पोर के फॉर्म में, दोनों को एक चीज बोला गया, पैंसपर्मिक या स्पोर के फॉर्म में आउटर स्पेस से जो है लाइफ फॉर्म धरती पर आई है और फिर यहाँ से जो है लाइफ ओरिजिनेट हुई है। ये थ्योरी तो ये कहती है, ठीक है। सोचते थे, बैठे बैठे सोच के कुछ भी सोच लेते थे, तो उन्होंने इतना सोचा। फिर उसके बाद तीसरी आ गई थ्योरी, द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या होता है? सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, प्लीज राइट इट डाउन। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, all the life form originated from rotten straws and mud। तो इन्होंने क्या कहा, देखो जो rotten straws होती है ना, घास फूस, सूखी घास फूस और मिट्टी है ना, उनसे ओरिजिनेट हुई है। तो ये कहना चाहते हैं, दिस थ्योरी स्टेट्स दैट स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहती है कि ये थ्योरी ये कहती है कि जो rotten mud और straw है, उनसे हमारी लाइफ फॉर्म ओरिजिनेट होती है। फिर हमारे अगले साइंटिस्ट आते हैं, क्या नाम है उनका नाम आ जाता है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर क्या कहते हैं? लुईस पास्चर डिसअप्रूव द स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। तो यहां मैं लिख दूंगा या डिसमिस्ड स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को उन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को इन्होंने डिसमिस कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने इस थ्योरी को डिसमिस कर दिया। क्यों कर दिया? इन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, आइए जरा समझते हैं। इन्होंने क्या किया, किल्ड ये फ्लास्क लिया, ये ऊपर से है बंद दोनों, ठीक है। प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क वर टेकन, प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क वर टेकन, okay, that were filled with yeast। तो इन्होंने क्या किया, किल्ड yeast, मतलब इनको किल्ड कर दिया yeast। तो यहाँ है किल्ड yeast, लिख देता हूँ मैं आपको, डायग्राम में समझ में आएगा। किल्ड yeast कैसे किल किया, नीचे बर्नर लगा के इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इन्होंने yeast को किल कर दिया, ओके, ठीक है। yeast प्रेजेंट था, उसको किल कर दिया और जो है फ्लास्क दोनों ऊपर से है बंद, ठीक है। और ये प्री स्टेरिलाइज्ड थे, एकदम साफ सुथरे, बिल्कुल भी 99.99% जर्म्स थे इसके अंदर। आगे जाके इन्होंने क्या किया, आगे एक फ्लास्क को इन्होंने बंद रहने दिया, ठीक है, इस तरीके से, और दूसरे फ्लास्क को ऊपर से खोल दिया इस तरीके से, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जो ये वो बंद वाला फ्लास्क था, इसके अंदर तो भाई मरे हुए ईस्ट पड़े हुए थे, लेकिन इनमें से कोई ईस्ट बन नहीं पाया। लेकिन इनके अंदर क्या हुआ, बाहर से माइक्रोब्स वगैरह चले गए, यूं करके माइक्रोब्स, तो माइक्रोब्स चले गए और माइक्रोब्स की वजह से यहाँ पर अब लाइफ फॉर्म प्रोड्यूस हो गया, क्योंकि लाइफ फॉर्म तो आ गया ना, तो वो बाहर से कहीं आया। तो इन्होंने ये चीज बोल दी कि भाई आप जो कह रहे हो ना कि भाई जो क्या नाम है आपका रोटन स्ट्रॉ और क्या नाम है रोटन स्ट्रॉ और मड से प्रोड्यूस होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर सड़े हुए ईस्ट प्रेजेंट थे, लेकिन उनसे कुछ भी लाइफ फॉर्म प्रोड्यूस नहीं हुआ, बल्कि बाहर से माइक्रोब आ गए। तो इस वजह से इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को जो है वो डिसमिस कर दिया, ये डिसअप्रूव कर दिया, ठीक है सर। अब क्या करें, आगे क्या हुआ, आगे एक और आए, दो साइंटिस्ट आए हमारे। तो दो साइंटिस्टों ने कुछ भी नहीं किया, आप उसे लिख लीजिए, ठीक है, ठीक है। हमारे दो साइंटिस्ट आते हैं, दोनों साइंटिस्टों के नाम कुछ इस प्रकार की खास बात है, इसलिए आपको याद करने की जरूरत है। तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया, ठीक है। तो यहां पर दिया उन्होंने केमिकल इवोल्यूशन हाइपोथेसिस। कई लोग समझेंगे हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है। देखो
हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि उसमें कुछ भी प्रैक्टिकल बात या फैक्चुअल बात नहीं होती है, ये उनको लगा बैठे बैठे उन्होंने सोचा और उन्होंने कह दिया कि भाई मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि जो केमिकल्स है ना, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, उनसे है ना लाइफ फॉर्म इजाद हुआ है, ओरिजिनेट हुई है, उत्पत्ति हुई है। उन्होंने तो बैठे बैठे ऐसे कह दिया। तो ये किन्होंने दी थी? सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम आएगा, साइंटिस्ट के नाम है हमारे यहाँ पर ओपेरिन एंड हेल्डेन। gave this theory उन्होंने तो ये थ्योरी दे दी, ठीक है, उन्होंने ये थ्योरी दे दी। अब क्या हुआ? ओपेरिन और हेल्डेन ने ये थ्योरी दी और इन्होंने इसमें कहा, क्या कहा? तो अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस दे सेड दैट लाइफ originated from non-living organic molecules, ठीक है। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं? ठीक है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, फैट्स, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, इस तरीके के हो सकते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं फैट, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, ये लिख सकते हैं फैट्स, प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड्स, एक्सेट्रा, ठीक है, ये समझ में आता है। फिर दूसरी क्या होगी? इन्होंने तो हाइपोथेसिस बोल के छोड़ दिया। इसके बाद आते हैं हमारे मिलर साहब आते हैं, मिलर 1953 वाले, ठीक है। तो मिलर ने क्या किया? तो मिलर ने कुछ नहीं किया, तो मिलर ने क्या किया? मिलर तो यहां पर लिख देते हैं, हम हेडिंग डालते हैं मिलर्स एक्सपेरिमेंट of chemical evolution। तो जो केमिकल इवोल्यूशन के ऊपर जो उन्होंने जो हाइपोथेसिस दी थी, उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और जाना, इन्होंने क्या जाना कि अगर ऑर्गेनिक नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है, अगर उनसे लाइफ बन सकती है तो हम एक घर पे एक एपरेटस तैयार करते हैं और एपरेटस तैयार करके हम उसमें लाइफ का फॉर्मेशन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है सर। आओ बताओ कैसे? इन्होंने क्या किया? इन 1953 इन्होंने परफॉर्म मिलर्स एक्सपेरिमेंट, अपने नाम पे दे दिया मिलर्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मिलर एक्सपेरिमेंट किया, क्या देखने के लिए किया? इन्होंने क्या किया? जो अर्ली अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था, वैसे तो एटमॉस्फेयर था नहीं बिल्कुल भी, पर जो भी इनके हिसाब से इनको एटमॉस्फेयर लगता था, जैसे 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर वगैरह था, इन्होंने उसको आर्टिफिशियली अपनी लैब के अंदर बनाने की कोशिश करी। पर ऐसे माहौल को बना के उन्होंने सोचा कि अब देखते हैं लाइफ फॉर्म बन पाती है कि नहीं। तो ही आर्टिफिशियली produced early earth environment। उन्होंने क्या किया? अर्ली अर्थ एनवायरनमेंट को प्रोड्यूस करा। जैसे उन्होंने क्या किया? मीथेन, अमोनिया और H2O वाटर वेपर और 80 डिग्री सेंटीग्रेड एनवायरनमेंट सच एज हाई टेम्परेचर जैसे कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद आ जाएगा कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपके जैसे हो गए एंड गैसेस सच एज मीथेन, अमोनिया एंड H2O गैस, ठीक है। इस तरीके की चीजों को लिया और क्या किया? इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट करने के लिए, भाई क्या बिजली तो कड़कती थी ना उस टाइम पर, बिजली तो कड़कती थी, तो इलेक्ट्रिकल स्पार्क के लिए उन्होंने इलेक्ट्रोड्स भी यूज किए। सो ही यूज्ड
electrical sparks. He used electrical he produced आएगा, used को हटा दो, produce कर दो. He produced electrical sparks by using electrodes. ठीक है, कुछ इन्होंने इस तरीके के बदलाव किए, है ना. तो अब आगे चलते हैं. ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने इतना लिख लिया होगा. इसके बाद हम डायग्राम बनाएंगे कि कैसे मिलर सर ने जो है एक एपरेटस तैयार किया, और वो जो एपरेटस था किस तरीके से उसने जो है लाइफ के बारे में बताया हमें. तो आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं. मैं आपको उस एपरेटस का डायग्राम बना देता हूं. ठीक है, या आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन नहीं होगा. आइए समझते हैं. देखो, एपरेटस ज्यादा कोई खास मुश्किल तो था नहीं. ठीक है ना, इस तरीके से, ये इस तरीके से. ये क्या, ये जो चीज थी इन्होंने ये कंटेनर बनाया. इस चीज को इन्होंने बोलते हैं कंडेंसर. कंडेंसर कंडेंस कर रहा है, ठंडा कर रहा है, कंडेंसर. ठीक है, ये होगा आपका वाटर इन, वाटर, भाई वाटर अंदर जाएगा, वाटर बाहर भी तो आएगा. वाटर इन और आउट लगा रखा है, वाटर इन, वाटर आउट, वाटर वेपर की फॉर्म में. सॉरी, मुझसे गलत निकल गया. ठीक है, इस तरीके से, ये इस तरीके से. यहां क्या है, वाटर फिल हो गया. ठीक है, ये क्या है, यहां पर वाटर फिल हो गया, यहां पर, क्योंकि यहां पर वाटर पेपर है ना. ठीक है, इस तरीके से, यूं. ठीक है, यूं गया. यहां पर इन्होंने एक वैक्यूम पंप निकाल दिया इस तरीके से. ठीक है, नल जैसा लग रहा है, फिर इसको हम वैक्यूम पंप बोल देंगे. ठीक है, ये यूं गया, ये यूं आ गया, और ये जो चीज है आपकी, ये भी यूं जाती है और यूं आ जाती है. ठीक है, क्या होता है इसके अंदर. ठीक है, इसमें इन्होंने कहते हैं गैसेस सच एज H2O, अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह की गैसेस इन्होंने यहाँ पर डाल दी. यहाँ मैं लिख देता H2O गैस. ठीक है, CO2, H2O, CO2, और इसके बाद आता हमारा मीथेन और अमोनिया. कुछ इस तरीके की इन्होंने गैसेस का इस्तेमाल किया. ये जो थे हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं. ठीक है, तो ये हैं हमारे इलेक्ट्रोड्स जो इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट करेंगे. इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, यहाँ पर हमारे वो गैसेस वगैरह प्रेजेंट है, सारी की सारी. ये जितनी भी गैसेस है वो सारी यहाँ प्रेजेंट है. ये आपका कंडेंसर हो गया, यहाँ से वाटर इन, यहाँ से वाटर आउट, और ये कंडेंसर है. ये वैक्यूम का जो है वैक्यूम कंट्रोलर है, कह लो इसको. ये प्रेशर कंट्रोल करने के लिए. ठीक है, अब क्या होता है चीज, ये इसके अंदर घूमता है. तो अब इस कंटेनर में इन्होंने देखा कि आफ्टर अ वीक, एक हफ्ते बाद में इनसे मिलके ना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया, जैसे कि अमीनो एसिड, है ना, फैट्स, प्रोटीन्स. तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं आफ्टर 1 week he saw protein, fats and amino acid formation. एक हफ्ते के अंदर ही देखने को मिल गया ये सब. ठीक है, तो अगर ये एक हफ्ते को देखने मिल गया, तो धीरे धीरे इन्होंने आगे देखा कि इनसे तो आगे जाके mRNA, DNA ये सभी बनने लग गया. तो ऐसा कह सकते हैं हम कि कंक्लूजन के अंदर ऐसा कह सकते हैं कि जो फर्स्ट लाइफ थी ना, वो बहुत ही ज्यादा प्रिमिटिव थी. कह सकते हैं केवल RNA हो, DNA हो, और वो उनके अंदर सेल्फ रेप्लिकेटरी वाली काबिलियत हो, मतलब सेल्फ रेप्लिकेशन को वो अलाउ करते हो. तो ऐसा कंक्लूजन उन्होंने कह दिया कि हाँ, कंक्लूजन
उन्होंने कह दिया कि हाँ सही कह रहे हैं सर कि जो इन्होंने हाइपोथेसिस लिया था हेल्डेन और ओपेरन ने मिलके ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जो अर्ली अर्थ का एटमॉस्फेयर था ना वो इस तरीके का था कि जो ऑर्गेनिक नॉन लिविंग कंपाउंड थे ना वो वाकई असलियत में हेल्प करते हैं एक लाइफ को फॉर्म करने में। तो इन्होंने बिल्कुल ये चीज एक्सपेरिमेंटल वे में कंफर्म करके बता दी। तो इन्होंने क्या कहा कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिक molecule caused या कह सकते हैं helped in life formation, ठीक है। तो हेल्प करिए उन्होंने लाइफ फॉर्म करने। अब ये भी कह सकते हैं कि जैसे अर्ली लाइफ होगी, अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो बन ही चुके हैं, तो क्या होगा जो अर्ली जो वो थे मॉलिक्यूल वो थे जैसे डीएनए हो गया आपका, तो डीएनए मैं सी से लिख देता हूं, तो अर्ली लाइफ कुड बी, तो ऐसा माना जा सकता है इट कैन बी सेड, यहां लिखेंगे हम इट कैन बी सेड दैट अर्ली लाइफ could be in the form of could be in the form of DNA, RNA, ठीक है। क्यों? और which can be self replicatory, और उनका आगे रेप्लिकेशन लिखो, which can be self replicatory, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया? तो यही था। तो ओपेरन और हेल्डेन ने जो हाइपोथेसिस दी थी, मिलर ने उसके हिसाब से जो है वो एक्सपेरिमेंट कर दिया था, इस तरीके का कंक्लूजन निकल के आता है, ठीक है। तो ये हो गई बात, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद का जो भी है आगे का चैप्टर वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं, नो डाउट। मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।